लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? इस वीडियो में हम ये सब चीजें देखेंगे। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कुछ केस स्टडी के द्वारा हम कुछ मेंटल मॉडल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उससे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में कुछ फायदा हो सकता है। तो ये वीडियो जरूर आखिर तक देखिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जब भी जिक्र होगा तो ग्रेस ग्रोनर जी के नाम जरूर आएगा। ग्रेस ग्रोनर जी का एक अनाथ लेडी थी। वो कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। 25 साल की उम्र में जब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, उन्होंने एबॉट फार्मास्यूटिकल ज्वाइन किया और वहां उन्होंने 43 ईयर जॉब किया। जब उन्होंने पहले साल जॉब की शुरुआत की तब उन्होंने सिर्फ 3 शेयर, मैं 3 शेयर बोल रहा हूँ, एबॉट के उन्होंने 3 शेयर लिए, वो भी $180 में। और आगे 75 ईयर तक वो शेयर उन्होंने होल्ड किए और वो शेयर स्प्लिट होके उसके जितने भी बोनस हुए वो मिला के और जितने भी डिविडेंड हुए वो उन्होंने री इन्वेस्ट किए। ऐसे करते करते जब 2010 में उनकी डेथ हुई तब उनके पास पूरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए थे 1 लाख, और 1 लाख शेयर तभी के वैल्यूएशन के हिसाब से हो गए थे 7.2 मिलियन का वैल्यूएशन उसको हो गया था। वो उन्होंने पूरे के पूरे शेयर्स की वैल्यूएशन जितनी भी थी वो डोनेट कर दी। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि 75 ईयर तक उन्होंने एबॉट के शेयर्स होल्ड किए, कभी बेचे नहीं। ये हमें यहाँ हम ये देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर कोई भी शेयर आप लेके अच्छे कंपनी का होल्ड करते हो तो कितनी अच्छी वैल्यूएशन बन जाती है। बनस्पत इसके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे शेयर्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ अच्छे क्वालिटी की कंपनी के शेयर्स ही ऐसे रिजल्ट दे सकते हैं। ग्रेस गॉर्नर जी ने जैसे एबॉट के शेयर्स होल्ड किए थे, वैसे ही अगर किसी ने इन्फोसिस के शेयर्स लिस्टिंग में होल्ड किए होंगे और 28 साल तक होल्ड किए होंगे तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट उनको भी करोड़पति बना देती। ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी कभी आईपीओ आते हैं, कोई भी आईपीओ नया आता है तो हमेशा विप्रो के, आयशर मोटर के और इन्फोसिस के स्टोरी चलाई जाती है। एंकर के थ्रू न्यूज़पेपर में हमें ये बताया जाता है कि अगर आपने इन्फोसिस के शेयर्स या कुछ अच्छी कंपनी के शेयर्स अगर लिस्टिंग में आईपीओ के टाइम पे खरीदे और अगर होल्ड किए होते तो आप करोड़पति बन जाते। लेकिन ये क्या सही है और ये कैसे हुआ था, इसके बारे में हम आज देखेंगे कि इन्फोसिस का शेयर्स कैसे स्प्लिट होकर कितने क्वांटिटी में उसके शेयर्स बन गए। अगर कोई 10,000 के शेयर्स 1993 में इन्फोसिस के लेता तो वो 100 शेयर्स होते। 1994 में उसके बोनस होते 1:1 तो वो 200 होते। 1997 में बोनस हुआ 1:1 तो 400 शेयर्स हो गए और 2000 में स्प्लिट होके 2:1 तो 1600 शेयर्स हो गए। ऐसे करते करते स्प्लिट होते होते 2018 में बोनस हुआ 1:1 तो शेयर्स हो गए 1,02,400 शेयर्स। और 1,02,400 शेयर्स इंटू अगर 31 दिसंबर 2021 का वैल्यूएशन क्लोजिंग प्राइस देखा जाए तो 1888 है। तो 1818 इंटू 1,02,400 शेयर करोगे तो अराउंड 20 करोड़ हो जाते। तो इन्फोसिस के शेयर्स अगर कोई आईपीओ में खरीदता 10,000 रुपए के और 28 साल तक अगर होल्ड करता तो 10,000 रुपए की वैल्यूएशन 20 करोड़ बन गई है। आपको क्या लगा? सरप्राइज हो गए ना? लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा कोई होल्ड करे हुआ कोई मिलेगा आपको? ये क्यों नहीं हुआ और ये क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में हम अगले स्लाइड में जानेंगे। ये इन्फोसिस का चार्ट है। सबको ये लगता है कि इतना ऊपर जाने वाला चार्ट हम क्यों नहीं होल्ड कर पाए, क्योंकि इन्फोसिस तो बहुत बड़ी कंपनी थी। इन्फोसिस तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई है। उस समय जब इन्फोसिस का आईपीओ आया उसको सिर्फ 18 करोड़ का फंड रेज करना था। वो छोटी कंपनी थी उस समय, आगे जाके ये कंपनी बड़ी हुई और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 2013 तक उसने कुछ ज्यादा अच्छे रिटर्न नहीं दिए है। तो मान लो अगर 10 साल तक वो फ्लैट ही रही है, उसके बाद उसने अच्छे रिटर्न देना चालू कर दिया है। तो यही रहता है कि अच्छी कंपनियों को अगर आपको जानना है और होल्ड करना है तो आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए, वो कंपनी के बारे में इन डिटेल फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको होल्ड कर सकते हो। इन्फोसिस का शेयर की जर्नी जब आपने देखी है, उस समय की अगर आप सेंसेस की जर्नी देखोगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों इन्फोसिस का शेयर्स लोग होल्ड कर नहीं पाए। ये सेंसस का चार्ट है। इसमें अगर आप जो जितने भी इवेंट मैंने मार्क किए हैं वो इवेंट में अगर देखोगे तो पूरे इवेंट में सबसे बड़े बड़े इवेंट में आपको बताता हूँ, जिसमें हुआ था हर्षद मेहता स्कैम 1993 को, केतन पैरेक स्कैम 2000 को, डॉट कॉम बबल हुआ था 2000 में, 2009 में सत्यम स्कैम हुआ था, 2008 में ग्लोबल क्राइसिस हुआ था लीमन ब्रदर का,
डिमोनेटाइजेशन 2016 में होता, ब्रेग्जिट का इवेंट 2016 में हुआ था, कोविड क्राइसिस 2002 में अभी ये रिसेंटली हुए। तो इतने इवेंट जब हुए हैं तो कोई कंपनी चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, मुझे नहीं लगता कि इतना कन्विक्शन किसी के पास है कि वो होल्ड कर सकता है। लेकिन सभी के पास इतना कन्विक्शन होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। ऐसी अच्छी कंपनियां आप होल्ड नहीं कर पाते, इसका एक ही रीजन है कि हमारी जो कंडीशनिंग हुई है एज ए इंडियंस, वो एफडी की कंडीशन हुई है। मान लो अगर एक शेयर हम 100 रुपए में लेते हैं और उसकी वैल्यूएशन अगर 200 हो जाती है, तो हमें ये लगता है कि ये तो डबल हो गया, अब कितना और बढ़ेगा, अब तो इसको बेचना जरूरी है। तो जो डबलिंग का कंडीशनिंग हमारा हुआ है एफडी की वजह से, बैंक एफडी की वजह से, वो हमारे बीच में आ जाता है और हम जनरली उसके ऊपर शेयर होल्ड नहीं कर पाते। दूसरा रीजन ये है कि हमें लगता है कि ये और कितना बढ़ेगा, उसके अगेंस्ट हम दूसरे शेयर दिखते हैं जो 100 रुपए से 50 रुपए आ गए हैं, तो हमें हमेशा वो शेयर अच्छे लगते हैं जो ऊपर से नीचे आए हुए, ना कि ऊपर जाने वाला शेयर हम कंटिन्यूसली होल्ड कर पाते हैं। ये कुछ रीजन है जिसके बारे में अभी हम और देखेंगे। ये वो कंपनियां हैं जो लोग 10-10 साल से होल्ड कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कि इंफोसिस का शेयर कोई होल्ड नहीं कर पाया, लेकिन ये रिलायंस इंफ्रा जो 2,500 का था वो 70 रुपए आ गया 2021 में, तभी भी लोगों ने होल्ड किया है। रिलायंस कम्युनिकेशन 700 750 का 2 रुपए आ गया, तभी भी लोग होल्ड कर रहे हैं। यूनिटेक 2008 में 500 का था, वो अभी 2 रुपए तक आ गया, लेकिन तभी भी लोग होल्ड कर रहे हैं। सुजुलॉन का प्राइस 400-500 का प्राइस अभी 6 रुपए आ गया, तभी भी लोग होल्ड कर रहे हैं। और जेपी एसोसिएट 111 का 4 रुपए आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे आए हुए शेयर लोग होल्ड कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जाते हुए शेयर लोग होल्ड कर नहीं पाते, वो बेच के निकल जाते हैं। इसके बारे में अगर जानोगे तो इसका एक ही रीजन है, इसको कहते हैं एंकर बायस। एंकर बायस क्या रहता है? मान लो अगर एक एग्जांपल दूं, तो अगर एक मोबाइल स्टोर में आप गए मोबाइल खरीदने को और आपने एक मोबाइल मांगा, तो 10,000 रुपए का मोबाइल अगर उस स्टोर के वो पर सेल्स पर्सन ने आपको दिखाया, तो 10,000 रुपए का मोबाइल दिखने के बाद आपको दूसरा मोबाइल आप मांग लिया, तो उसने दूसरा मोबाइल दिखाया 15,000 रुपए का। तो हमें पहली प्राइस ही याद रखते हैं। तो 10,000 रुपए ही हमें याद है, तो 10,000 रुपए के मुकाबले अगर 15,000 का मोबाइल देखोगे तो आपको 10,000 रुपए का सस्ता लगेगा और 15,000 का मोबाइल महंगा लगेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर उस मोबाइल स्टोर के ओनर ने आपको 8,000 रुपए का मोबाइल दिखा दिया, तो जो 10,000 रुपए वाला मोबाइल आपको सस्ता लग रहा था, सडनली आपको महंगा लगता है। इस वजह से क्या हो जाता है, मान लो अगर 100 रुपए का स्टॉक आप देख रहे हो और वो सडन 120 हो गया, तो वो 100 रुपए का सस्ता लगता है और 120 का आपको महंगा लगने लगता है। लेकिन वही थोड़े दिन के बाद अगर वो स्टॉक गिर के 50 रुपए हो गया, तो 100 रुपए में आपको अगर वो मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि ये महंगा है और उसके भी मुकाबले 50 रुपए का सस्ता है। तो नीचे आने वाले शेयर्स इसलिए लोग खरीदते हैं क्योंकि वो हमेशा पहली प्राइस जो उन्होंने देखी थी वही याद रखते हैं, और नीचे आते समय उनको हर बार वही लगता है कि ये शेयर सस्ता हो गया है और अगर मैं ये शेयर खरीदूंगा तो ऊपर जाते ही मुझे इसका फायदा हो सकता है। इसलिए हमेशा लोग ऊपर जाते हुए शेयर नहीं खरीद पाते, नीचे आए हुए शेयर खरीदते हैं। इसको एंकर बायस कहते हैं। दूसरा रीजन ये है कि एंकर बायस का, जब नीचे शेयर्स आते हैं तो जनरली आप टीवी एंकर या अगर न्यूज़पेपर में देखोगे तो उन शेयर का बोलबाला दिखते हैं जो नीचे आ गए, उनके फंडामेंटल के बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं और हमेशा आपको ऐसा ही लगता है कि ये शेयर्स लेने चाहिए। तो एंकर बायस में ये भी सब चीजें आती है जब आप ये स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं और किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये स्टॉक खरीदते हैं। आगे आने वाले स्लाइड में इसके बारे में हम अब और भी जानेंगे। ये मेंटल मॉडल है कैलिफोर्निया गोल्ड रश का। 1948 में यूएस का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ था। कैलिफोर्निया में गोल्ड माइन में गोल्ड मिल रहा है ऐसे सुन के करीबन 3 लाख लोग माइग्रेट होके शिफ्ट होके कैलिफोर्निया आ गए। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो गोल्ड ऐसी चीज है कि सब ढूंढने लगे तो सबको नहीं मिलेगी, बहुत कम लोगों को मिलेगी। लेकिन सब लोग इसके चक्कर में यहाँ आ गए कि अगर गोल्ड मिल गया तो हमें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन ये गोल्ड के रश के वजह से वो कैलिफोर्निया में जो अनादर लोग मान लो अगर किराना का स्टोर था या कुछ कपड़े की दुकान थी या शवल्स मिल रहे थे, तो ये सब चीजें जो अच्छी खासी वो समय पे कुछ बिक नहीं रही थी वो बिकने लगी और इन सब लोगों को फायदा होने लगा। तो गोल्ड रश में, कैलिफोर्निया गोल्ड रश के मेंटल मॉडल से हम ये देख सकते हैं कि कोई भी बड़ा इवेंट जब होता है तो उस इवेंट के बाद जो चीजें, जो डायनामिक्स इकोनॉमी की चेंज हो जाती है,
उसमें किन कंपनियों को और किन लोगों को फायदा हो सकता है। तो हमेशा हमें इस एंगल से देखना चाहिए। मान लो अगर आफ्टर कोविड किन कंपनियों को फायदा हो सकता है, या ये इस बजट के बाद किन कंपनियों में आगे आने वाले टाइम में बूम हो सकता है, या आगे आने वाले टाइम में उसमें रैली हो सकती है। तो हमें हमेशा इस मेंटल मॉडल को यूज करके उस चीजों को देखना चाहिए, ना कि मान लो कोविड के बाद सिर्फ फार्मा कंपनी को फायदा होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिसको फायदा हो सकता है। पूरे कोविड के समय केमिकल कंपनियों में बूम रहा था, ये क्यों हुआ, ये सब चीजें जानने की जरूरत रहती है। तो ये सब चीजें हम हमेशा इस मेंटल मॉडल से जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसके पीछे के क्या रीजन है, और उसके रीजन के बाद इकोनॉमी में क्या डायनामिक चेंज होने वाले हैं, और उसका किन किन लोगों को फायदा हो सकता है, वो कंपनियों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और कैलिफोर्निया गोल्ड रश के वजह से एक कंपनी ऐसी थी जिसको बहुत बड़ा फायदा होगा, वो थी लिवाइस जींस। अगर ये लिवाइस जींस अगर देखोगे तो उस समय कैलिफोर्निया में जो लोग काम कर रहे थे वो मजदूरी का काम था, तो उनको ऐसे कपड़े चाहिए तो जो माइंस में काम करते हुए फटे नहीं, तो थोड़े जाड़े कपड़े चाहिए थे। तो उस समय डेनिम जीन्स करके वो जो जाड़ा कपड़े वाली जीन्स निकली, वो इस समय इसलिए निकाली गई थी। आगे जाके ये बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि एक इवेंट का अलग से दूसरी कंपनी को भी फायदा हो सकता है, तो वो इवेंट के बारे में ना सोचते हुए वो इवेंट के बेनिफिट्स और किन कंपनी को हो सकते हैं उसके बारे में सोचना जरूरी रहता है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। और वॉरेन बफेट जी ने हमेशा यही कहा है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है। जब भी उस कंपनियों में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके पीछे की स्टोरी जानने की जरूर कोशिश करिए कि क्या है, क्या रीजन है कि ये कंपनी आगे आने वाले कुछ समय तक चल सकती है, इसमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। जब भी आप लंबे समय तक निवेश करना चाहते हो तो हमेशा वो कंपनी के बिजनेस को देखिए, ना कि उसके प्राइस को। क्योंकि अगर आप प्राइस को देखेंगे तो बीच बीच में जब भी वोलेटिलिटी आएगी आपको डर लगा रहेगा। तो अगर आपको उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसका अगर बिजनेस मॉडल को समझ गए तो लॉन्ग लंबे समय तक उसमें आप निवेशित रह सकते हैं। ये मेरे साइड से ऐसा आपको वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें आपको लगेगा कि कुछ अच्छे आइडियाज आपको आए होंगे। तो इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।